प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज देखिए अपन जो बात कर रहे हैं वो मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। इसके बारे में देखेंगे अपन कि मगध से जो मगध के उत्कर्ष से और मगध किस प्रकार से एक साम्राज्य बनता है वो सारी बातें अपन ने देख ली है। आज अपन बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए जानकारी जानकारी के स्रोत हैं ये देखेंगे अपन। जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोतों में पहला तो जानकारी के स्रोत है, इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की अपन चर्चा करेंगे पहले। तो देखिए साहित्यिक स्रोतों में चाणक्य है, चाणक्य की अर्थशास्त्र। चाणक्य की अर्थशास्त्र से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे अपन कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। विषय वस्तु देखिए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है ये है राजनीति। राजनीति व लोक प्रशासन पर आधारित है। लोक प्रशासन पर यह आधारित है। चाणक्य के पिता का नाम चणक था, इसलिए इनको चाणक्य भी कहा जाता है। इनका मूल नाम अजय था, मूल नाम अजय। और बचपन का नाम इनका विष्णु गुप्त था। बचपन का नाम विष्णु गुप्त था। अन्य नाम देखिए इनके, अन्य नामों में अपन जब बात करते हैं तो अन्य नाम इनका है द्विजसर्प। और द्विजसर्प का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण। भारत का मेक्यावली, भारत का मेक्यावली, अंशु और अंशुल जो है ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपनाम हैं। अब इनकी जो रचना है, इनकी रचना अर्थशास्त्र, ये चौथी शताब्दी के अंदर, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना हुई। इसके अंदर 15 भाग है, 180 इसके उपभाग हैं या प्रकरण बोल सकते हो इसको, और 6000 इसके अंदर श्लोक हैं। 6000 के हैं सब श्लोक हैं इसके अंदर। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पर टीका लिखी गई भट्ट स्वामी के द्वारा। भट्ट स्वामी ने प्रतिपदा पंजिका, प्रतिपदा पंजिका नामक इसके ऊपर लिखी टीका। इसकी जो शैली है ये चंपू शैली है अर्थशास्त्र की, यानी गद्य व पद्य, गद्य और पद्य। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी जो भाषा है, भाषा है संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत इसकी भाषा है। देखिए चर्चा करें अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में, इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं अपन मौर्य साम्राज्य के अंदर। तो ध्यान से देखिए आप कि मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये बनेंगी। तो देखिए आप मौर्य साम्राज्य है, इसमें देखिए जानकारी के जो स्रोत हैं ये दो प्रकार से अपन देखेंगे। एक तो साहित्यिक स्रोत देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। देखिए चाणक्य की अर्थशास्त्र है, इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसकी विषय वस्तु है ये राजनीतिक न होकर के इसी विषय वस्तु जो है यह है
राजनीतिक व लोक प्रशासन से संबंधित है, अर्थ में इसका कोई रोल नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पिता का नाम चणक है, मूल नाम अजय था, बचपन का नाम इसका विष्णुगुप्त है। अन्य नाम इसके द्विज सर्व है यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, भारत का मिक्यावली, अंश, अंशुल, ये भी इसके कुछ उपनाम हैं। अर्थशास्त्र की रचना है ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इसके अंदर 15 भाग हैं, 180 उपभाग यानी प्रकरण हैं और 6,000 इसमें श्लोक हैं। अर्थशास्त्र पर एक टीका लिखी गई है भट्ट स्वामी ने टीका लिखी। कौन सी टीका लिखी? प्रतिपदा पंजिका। इसकी जो शैली है ये चंपू शैली के अंदर है, यानी गद्य व पद। चंपू शैली को गद्य व पद शैली कहते हैं। इसकी जो भाषा है ये भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा इसकी भाषा है। आगे देखिए, साहित्यिक स्रोतों में अपन बात कर रहे हैं, साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं अपने। साहित्यिक स्रोतों में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है ये देखिए। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र है, यह भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं अपन, अर्थशास्त्र की, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है, यह किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र को माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी की कल्हण के अनुसार। राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है इसे, और ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है भारत का पहला। किसके अनुसार? कल्हण की पुस्तक है, कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। नेक्स्ट है श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय के अंदर इस पुस्तक का 1904 के अंदर क्या क्या था? संकलन किया था। मूल रूप में नहीं है उपलब्ध, ये संकलन है श्याम शास्त्री का। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं, और ये सप्तांग सिद्धांत हैं, ये छठा भाग है, यानी अपन भागों की जो बात कर रहे थे तो कितने भाग थे? 15 भाग थे। 15 भाग के अंदर छठवां जो भाग है इसके अंदर क्या दे रखे हैं? सप्तांग सिद्धांत दे रखे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए, दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के बारे में जो वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, ये कहां से मिलता है? तीसरा व चौथा जो भाग है इसके अंदर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के बारे में वर्णन मिलता है। अब अपन बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत की। तो देखिए, सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी ये देखेंगे। चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। चाणक्य ने क्या बताए हैं? राज्य के 7 अंग बताए हैं साहब। कौन कौन से? देखिए, एक तो है स्वामी या राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है किला, पांचवा है कोष, छठा है सेना या दंड, और सातवां है मित्र। 8वें भाग के रूप में, 8वें अंग के रूप में चाणक्य ने बाद में इसमें शत्रु को भी जोड़ा है। शत्रु को भी इसमें जोड़ा गया है। तो 7 अंग थे, इनकी अपन ने बात करी। देखिए, अर्थशास्त्र की बात चल रही है आपकी। अर्थशास्त्र है ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है।
यह है कौन सा है, अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट आगे देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट इसमें बात है। तो देखिए श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय के अंदर 1904 में अर्थशास्त्र का संकलन किया था। इसके अंदर सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं अर्थशास्त्र में, और ये सप्तांग सिद्धांत है ये अर्थशास्त्र के कौन से भाग में है, छठे भाग के अंदर है। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के बारे में जिक्र है जो अर्थशास्त्र के तीसरे और चौथे भाग के अंदर दिए गए हैं, इसका वर्णन दे रखा है। सप्तांग सिद्धांत की अपन बात करें तो देखिए 7 अंग हैं राज्य के। कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से, एक तो स्वामी या राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा किला, पांचवा कोष, छठा सेना या दंड, सातवां है मित्र, और कौटिल्य ने 8वें भाग के रूप में इसको शामिल किया है, शत्रु को शामिल इसमें किया है। आगे देखें, ये आपकी जो बात है ये होगी सप्तांग सिद्धांत की अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अंदर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आगे देखिए, ये बात होगी आपकी अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांतों की। अर्थशास्त्र के अंदर आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात है। अर्थशास्त्र के अंदर दासों का वर्णन है, दासों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के दास बताए हैं, 9 प्रकार के। नाम देख लेते हैं। ध्वजाहन, उदरजात, गहजात, दायागत, लब्ध, कृत, आत्म विक्रमी, अहितक और दंड प्रणीत। ये 9 प्रकार के इसमें दास हैं, ये बताए गए हैं अर्थशास्त्र के अंदर। नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करके मैं बता देता हूं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मनुस्मृति के अंदर, मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अंदर दासों की संख्या कितनी बताई गई है, 7 प्रकार के दास हैं। इसके बाद में विज्ञानेश्वर है, इसकी मिताक्षरा है, और मिताक्षरा के अंदर कितने प्रकार के दास बताए गए हैं, 15 प्रकार के। नारद स्मृति है, और नारद स्मृति में कितने प्रकार के दास है, 18 प्रकार के दास हैं। और त्रिपिटक है, बौद्धों का ग्रंथ, इसमें 3 प्रकार के क्या बताए गए हैं, दास बताए गए हैं। आगे देखिए, अपन बात करें तो देखिए गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया है कौटिल्य ने। गुप्तचर व्यवस्था का, गुप्तचर व्यवस्था है, व्यवस्था का वर्णन किया है। और गुप्तचर जो विभाग होता था, इस विभाग के प्रमुख को महामात्या सर्प कहते थे, और जो गुप्तचर होता था इसको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, न्याय है, न्याय की व्यवस्था जो है इसमें देखिए 5 प्रकार के दंड थे। दंड कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के। अब कर व्यवस्था देखें, कर व्यवस्था, तो कर व्यवस्था थी, ये कर जो लिया जाता था ये 1/6 लिया जाता था, 1/6 की दर से लिया जाता था। और कितने प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है, 21 प्रकार के जो कर हैं इनका उल्लेख किसने किया है, चाणक्य ने किया है। अब आगे देखिए, इसमें चर्चा कर लें एक बार दोबारा। अर्थशास्त्र के अंदर 9 प्रकार के दास दिए गए हैं साहब। कितने प्रकार के दास हैं, 9 प्रकार के दास हैं। इन दासों की चर्चा करें अपन, जो इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं इन दासों के अंदर, तो देखिए किस प्रकार से अपन दासों के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण बात है दासों के संदर्भ में। दासों में देखिए आप, देखिए दासों
कि जब अपन बात करते हैं 9 प्रकार के दास हैं। पहला है ध्वजाहन, दूसरा है उदरजात, तीसरा है ग्रहजात, चौथा है दायागत, पांचवा है लब्ध, छठा है कृत, सातवां है आत्मविक्रमी, आठवां है अहितक और नौवां है दंड प्रणीत। ये 9 प्रकार के दास है। अब देखिए कुछ विशेष क्वेश्चंस बनते हैं। मनुस्मृति में दासों का कितना प्रकार बताया है? 7 प्रकार। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में कितने प्रकार के दास हैं? 15 प्रकार के। नारद स्मृति में कितने प्रकार के दास है? 18 प्रकार के। और त्रिपिटक के अंदर कितने प्रकार के दास हैं? 3 प्रकार के दास हैं। नेक्स्ट अपन बात करें गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था में देखेंगे, गुप्तचर जो विभाग होता था उसे महामात्या सर्प कहते थे, और जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख महामात्या सर्प कहलाता था, और जो गुप्तचर होता था उसे क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहते थे। न्याय व्यवस्था देखें तो कितने प्रकार के दंड थे? 5 प्रकार के। कर व्यवस्था देखें तो 1/6 की दर से कर लिया जाता था, और 21 प्रकार के करों का उल्लेख है, यह चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर किया है। आगे देखिए अर्थशास्त्र में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये रहेंगी। अर्थशास्त्र की अपने बातें चल रही हैं, इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं अपन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी ये। अर्थशास्त्र के अंदर जब व्यापार की बात करें अपन, व्यापार की बात करें तो जहाज रानी का वर्णन किया है। जहाज रानी का वर्णन यानी व्यापार समुद्र से होता था, जहाज रानी एक विभाग था। नेक्स्ट अपन देखें कलिंग है, कलिंग है, कलिंग और अंग जो थे ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? हाथियों के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा है मगध, मगध में क्या प्रसिद्ध थे? बाट प्रसिद्ध थे। कंबोज, कंबोज में क्या प्रसिद्ध था? घोड़े प्रसिद्ध थे कंबोज के अंदर। 3 प्रकार के राजपूत जो हैं ये बताए हैं, राजदूत, राजदूतों का प्रकार पर बताया है। राजदूत हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के राजदूत बताए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए एक तो है शासनहार, शासनहार, दूसरा है परिमितार्थ, तीसरा है निसृष्टार्थ। ये 3 प्रकार के कौटिल्य ने या अर्थशास्त्र के अंदर राजदूत बताए हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में 15 अंत्यवासीन जातियों का, 15 अंत्यवासीन जातियों का वर्णन किया है इसने। नेक्स्ट है क्या कहता है चाणक्य? स्त्रीदास, स्त्रीदास भी थे, तो स्त्रीदास में कितने प्रकार के स्त्रीदास बताए हैं? 3 प्रकार के। उपचारिका, परिचारिका और धात। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा, राजा की व्यक्तिगत जो सुरक्षा करती थी ये करती थी अंगरक्षिकाएं, अंगरक्षिकाएं। और अंगरक्षिकाएं हैं ये देखिए अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में 8, अर्थशास्त्र के 8 अंग, 8वें अंग के रूप में शत्रु को स्वीकार किया गया। बात है तो पहले पढ़ ली ये बात। तो नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक ब्याज दर, सर्वाधिक जो ब्याज है, ब्याज की सबसे ज्यादा जो दर ली जाती थी वो समुद्र मार्ग, समुद्र मार्ग के व्यापारियों से ली जाती थी। नेक्स्ट देखिए देखिए व्यापार के संदर्भ में जब अपन बात करें तो जहाज रानी का उल्लेख है। कलिंग और मगध हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, कलिंग और अंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, मगध बाट के लिए प्रसिद्ध था, कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। 3 प्रकार के राजदूत बताए हैं, शासनहार, परिमितार्थ और निसष्टार्थ। 15 प्रकार की
अंत्यवासी जातियों के बारे में वर्णन किया है, यानी एकांतवास होता था इन जातियों का, यानी एक तरह से शूद्र वर्ग हो गया। स्त्री दास हैं, ये 3 प्रकार के स्त्री दास बताए हैं, उपचारिका, परिचारिका, दास। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षाएं हैं, ये अंगरक्षिकाएं करती थी, ये कौन बताता है? कौटिल्य बताता है, चाणक्य बताता है। अर्थशास्त्र में 8वें अंग के रूप में किसे स्वीकार किया गया? शत्रु को स्वीकार किया गया। सर्वाधिक ब्याज दर है, ये समुद्र मार्ग के व्यापारियों से सबसे ज्यादा ब्याज दर है, ये वसूल की जाती थी। ये बात है अर्थशास्त्र के अंदर। और देखिए अर्थशास्त्र में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र है, इसके अंदर देखेंगे आप हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि, हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि, हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि में चाणक्य के विभिन्न नामों का वर्णन मिलता है। चाणक्य के विभिन्न नाम हैं, इनका वर्णन मिलता है। कौन कौन से नामों का वर्णन मिलता है? देखिए साहब, कुंतल, चाणक्य, वात्सायन, मल्लिनाथ, पक्षिल स्वामी, अंगुली और प्रामिल, ये इसके कुछ इंपोर्टेंट नाम हैं, हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि के अंदर मिलते हैं। अब बात करें चाणक्य के कुछ कथन हैं जो इंपॉर्टेंट है। कथन देखिए क्या क्या है। रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता, रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता, रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता, राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये कथन है। दूसरा कथन है, पुरुष कितनी भी महिलाओं से विवाह कर सकता है, यह है संतान उत्पन्न करने के लिए। एक ये कथन है कौटिल्य का या चाणक्य का। देखिए हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि है, अभिधान चिंतामणि, इसके अंदर इसके कुछ उपनाम मिलते हैं, कुंतल, चाणक्य, वात्सायन, मल्लिनाथ, पक्षिल स्वामी, अंगुली, प्रामिल। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ कथन हैं। चाणक्य के, रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता, राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति होनी चाहिए। और दूसरा कथन है, पुरुष कितनी भी महिलाओं से विवाह कर सकता है, महिलाएं संतान उत्पन्न करने के लिए होती हैं। ये इसके कुछ कथन हैं किसके? चाणक्य के। तो ये प्रमुख अर्थशास्त्र के बारे में आपकी बातें हैं, ये हुई। अर्थशास्त्र के बाद में जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे मेगस्थनीज की इंडिका। इंडिका की अपन बात करेंगे। देखिए साहित्यिक स्रोत चलते हैं और रचनाकार कौन है? मेगस्थनीज, यूनानी इतिहासकार है मेगस्थनीज की इंडिका। देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को हराता है, फिर मेगस्थनीज आता है भारत के अंदर दूत के रूप में। नेक्स्ट है मेगस्थनीज है, इसका जो समय रहता है भारत के अंदर ये 304 से 229 ईसा पूर्व का रहता है। चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर रहता है। मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ये मूल रूप से
उपलब्ध नहीं है। इसका संकलन है, इंडिका का संकलन है, ये किसने किया? स्वान वेग ने किया। और कब किया? 1846 में किया। नेक्स्ट है 1841 के अंदर मैकेंडल है। मैकेंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किया मैकेंडल महोदय ने। किसका? इंडिका का। अब अपन बात करते हैं, देखिए इंडिका के उद्धरण विभिन्न यूनानी लेखकों द्वारा इंडिका के जो उद्धरण हैं ये विभिन्न यूनानी लेखकों के हैं, क्योंकि मूल रूप से तो उपलब्ध नहीं है। जैसे कौन कौन से लेखक हैं? एरियन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस आदि, इनके उद्धरण हैं, ये इंडिका से प्राप्त होते हैं। देखिए इंडिका का रचनाकार मेगस्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और इसका समय 304 से 229 ईसा पूर्व का है। 304 से 229 ईसा पूर्व। मूल रूप से इंडिका उपलब्ध नहीं है। इंडिका का संकलन करने वाला व्यक्ति कौन है? स्वान वेग। कब किया? 1846 के अंदर किया। 1891 में मैकेंडल महोदय के द्वारा इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मूल रूप से तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका के जो उदाहरण हैं ये लेखकों ने अपनी कृतियों में शामिल किए हैं। जैसे कौन कौन से लेखकों ने इसके उदाहरण शामिल किए? एरियन ने, स्ट्रेबो ने, प्लूटार्क ने, जस्टिन ने और डायोडोरस ने के द्वारा इसके उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, आगे अपन इंडिका की बात कर रहे हैं, तो इंडिका में और कौन कौन सी इंपोर्टेंट बातें होंगी ये देखिए साहब। इंडिका है, इसके अंदर पाटलिपुत्र को, इंडिका के अंदर पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन हुआ है। पाटलिपुत्र नगर है, इसका विस्तृत वर्णन किया है। पाटलिपुत्र को एक शब्द कहा है पोलीब्रोथा कहा गया इंडिया में। तो नेक्स्ट अपन बात करें, पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन है। पाटलिपुत्र जो नगर है उसकी लंबाई चौड़ाई इसके अंदर दे रखी है। कितना? 5 किलोमीटर लंबाई, 5 किलोमीटर लंबाई और 16 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। यानी इसकी लंबाई जो है ये तो दे रखी है 16 किलोमीटर, जिसे 80 स्टेडिया भी कहते हैं। स्टेडिया ये इकाई है यूनान की, और इसकी जो चौड़ाई है ये है 5 किलोमीटर है, और इसे कहते हैं 15 स्टेडिया। ये यूनान की इकाई हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए पाटलिपुत्र के चारों ओर दीवार थी। पाटलिपुत्र के चारों ओर दीवार थी। वर्तमान में दिवाग है, यह है बुलंदी बाग में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस दीवार के 64 दरवाजे थे, एक दुर्गनुमा था और 570 खिड़कियां व बुर्ज हैं, ये आपको इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है राजप्रासाद के बारे में अपन बात करें तो देखिए कुम्भहार में है। कुम्भहार के अंदर राजप्रासाद बना है। किसका था ये? अशोक का था। कुम्भहार में इसके अवशेष मिले हैं। राजप्रासाद था किसका? लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है फाहियान ने इस राजप्रासाद के बारे में क्या लिखा है?
फाहियान चीन का एक लेखक है, आगे पढ़ेंगे फाहियान को। फाहियान कहता है कि यह है देवताओं द्वारा निर्मित है, ये कहता है फाहियान। अब अपन बात करते हैं इसी राजप्रसाद के बारे में। एरियन है, ये क्या कहता है? ये कहता है एरियन कि यह राजप्रसाद ईरान के सूसा व एक बतना के महलों से अच्छे बताता है एरियन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था ये। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र। अब आगे देखिए पाटलिपुत्र में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। देखिए इंडिका को एक बार दोबारा समझे अपन। यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र नगर है, इसका वर्णन मिलता है इंडिका के अंदर। और पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? पोलीब्रोथा कहा गया। पाटलिपुत्र की लंबाई चौड़ाई दी गई है, इसकी चौड़ाई है यह कितनी दी गई है? 16 किलोमीटर यानी 18 स्टेडिया। 5 किलोमीटर यानी चौड़ाई 5 किलोमीटर 15 स्टेडिया दी गई है। अब देखिए चारों ओर जो पाटलिपुत्र थी चारों ओर इसके दीवार थी, और ये दीवार वर्तमान में कहां से अवशेष मिले हैं? बुलंदी बाग से। इसके 64 दरवाजे थे, 570 खिड़कियां वो बुर्ज थी इस दुर्ग के चारों ओर। और राजप्रसाद देखें तो राजप्रसाद है वर्तमान में कहां अवशेष मिले हैं? कुंभलहार के अंदर मिले हैं, अशोक के राजप्रसाद। और राजप्रसाद किसका बना था? लकड़ी का महल है राजप्रसाद। फाहियान इस महल के बारे में क्या कहता है कि यह देवताओं के द्वारा निर्मित है। और एरियन है, ये क्या कहता है? यह है अशोक के जो राजप्रसाद है ईरान के सूसा व एक बतना के महलों से भी क्या है? अच्छे बताए हैं इसने। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र है। अब देखिए पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन था इसके बारे में अपन बात करें, किस प्रकार का यहाँ पर प्रशासन था, कैसे व्यवस्थित की जाती थी चीजें सारी। तो देखिए नगर प्रशासन है, इसकी अपन बात करें। नगर प्रशासन पाटलिपुत्र का इंडिका के अनुसार नगर प्रशासन के अंदर 6 समितियां थी जो नगर का प्रशासन चलाती थी। प्रत्येक में 5 लोग थे। तो कितने हो गए? 30 सदस्य। 30 सदस्यों की एक समिति थी जो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन चलाती थी। अब राजस्व की जो दर है ये 1/4 बताता है कौन? मेगास्थनीज इंडिका में। सोने की खानों की चर्चा करता है, सोने की खान की चर्चा करता है। नेक्स्ट है उत्तरापथ मार्ग की चर्चा करता है। उत्तरापथ मार्ग की चर्चा करता है। नेक्स्ट देखिए गुप्तचर है, गुप्तचरों की चर्चा करता है, जिसको ओवरसियर्स के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा की चर्चा करता है, जबकि चाणक्य नहीं करता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए एकमात्र दक्षिण भारत का राज्य एकमात्र दक्षिण भारत के राज्य जिसका नाम है पांडे, इसका उल्लेख करता है। ब्राह्मणों की प्रशंसा करता है मेगास्थनीज। और डायोनीसियस यह तो बताता है शिव को, और हेराक्लिज ये बताता है कृष्ण को। हेराक्लिज किसको बताता है? कृष्ण को बताता है, इसका उल्लेख करता है। दास प्रथा का अभाव बताता है, चाणक्य कहता है कि दास थे। नेक्स्ट है 9 प्रकार के दास बताए ना।
भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, ये कौन कहता है? मेगस्थनीज। भारत के अंदर भारत के समाज इसको 7 जातियों में विभक्त किया है, जबकि ऐसा चाणक्य ने नहीं बताया। 7 जातियों में विभक्त किया है। तो देखिए कौन कौन सी, ये 7 वर्ग बताता है। तो 7 वर्ग देखिए, जाति वर्ग एक ही बात है। तो यहां पर देखिए, एक तो दार्शनिक बताता है, दूसरा किसान बताता है, तीसरा शिकारी या पशुपालक बताता है, फिर है व्यापारी, ये बताता है व्यापारी व शिल्पी। इसके बाद में योद्धा, योद्धा बताता है। इसके बाद में निरीक्षक का नाम बताता है जातियों में, और मंत्री। ये तो इसने व्यवसाय गिना दिए, लेकिन ये क्या कहता है कि भारत का समाज है ये 7 जातियों में विभक्त था, या 7 वर्गों के अंदर विभक्त था। नेक्स्ट देखिए, एक बार इसको दोबारा चर्चा कर लेते हैं। इंडिका के अंदर पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन है, इसको चलाने के लिए 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति के अंदर 5 लोग होते थे। इस प्रकार से 30 लोग हो गए। राजस्व की दर कितनी थी? 1/4। सोने की खान का उल्लेख करता है। उत्तरापथ मार्ग की चर्चा करता है। गुप्तचर को क्या कहता है? ओवरसियर कहता है। सती प्रथा थी, ये बताता है, जबकि चाणक्य नहीं बताता है सती प्रथा के बारे में। एकमात्र दक्षिणी राज्य पांड्य का जिक्र करता है मेगस्थनीज। ब्राह्मणों की प्रशंसा करता है। डायोनिसियस शिव को कहता है, और हेराक्लीज है कृष्ण को कहता है। दास प्रथा का अभाव था, लेकिन कौटिल्य है ये दास प्रथा की चर्चा करता है, और मेगस्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं थी। भारत के अंदर अकाल नहीं पड़ते थे, ये चर्चा करता है। भारत का समाज है ये कितनी वर्गों में विभक्त था, कितनी जातियों में विभक्त था? 7 में विभक्त था। कौन कौन से? दार्शनिक है, किसान है, शिकारी है, व्यापारी है, योद्धा है, निरीक्षक है, और मंत्री है। इसके बाद में आगे देखिए इंडिका के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बातें बनती है। ये सारी की सारी चर्चाएं हैं, ये अपन साहित्यिक स्रोतों के तहत कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं इनके तहत है, ये अपन पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, महिला अंगरक्षकों की चर्चा करता है। महिला अंगरक्षकों की चर्चा करता है इंडिका के अंदर, और जिसे क्या कहा गया है? समारानुरागिणी। समारानुरागिणी इनके लिए शब्द आया है। न तो ब्याज लेते थे, न देते थे, ये चर्चा भी करता है मेगस्थनीज। तो ये बात होगी सारी इंडिका के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का जो जनक है ये है विशाखदत्त। विशाखदत्त के बारे में देखें आप, मुद्रा राक्षस है, जनक है ये विशाखदत्त। इसका रचनाकार है। इससे चाणक्य के षड्यंत्र पर प्रकाश पड़ता है, यानी नंद वंश के पतन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, ये जानकारी मिलती है। अब देखिए बौद्ध साहित्य में भी देखिए कौन कौन से हैं? दीपवंश व महावंश 2 ग्रंथ हैं बौद्ध साहित्य। इसमें अशोक की श्रीलंका में बौद्ध प्रचार की जानकारी है। बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी किसमें मिलती है? दीपवंश और महावंश में। दीपवंश है, इसकी रचना है वाचिस्क के द्वारा की गई। वाचिस्क के द्वारा। महावंश की जानकारी नहीं मिलती, लेखक मिलता है नहीं इसका।
दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया। उज्जैनी करमौली कहा गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट अपन बात करते हैं कथावथु, जिसकी रचना है मौग्लिपुत्तिस्य ने की थी। इसमें भी अपने को अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बौद्ध ग्रंथ हो गया आपके। देखिए इंडिका के अंदर और क्या इंपोर्टेंट बातें हैं। महिला अंगरक्षकों को मेगसनीस क्या कहता है? समारानुरागिणी। मेगसनीस कहता है कि मगध के लोग न तो ब्याज देते थे और न ही लेते थे। तो देखिए मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस की रचना कौन करता है? विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षस के अंदर चाणक्य के षड्यंत्र के बारे में चर्चा मिलती है। क्या षड्यंत्र था? नंद वंश के खिलाफ षड्यंत्र किया गया और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से नंद वंश का खात्मा किया और मगध के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की। ये बातें मुद्रा राक्षस में मिलती है। बौद्ध साहित्य में देखिए दीपवंश और महावंश है। ये जो बौद्ध साहित्य थे इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है? अशोक के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध प्रचार की जानकारी मिलती है। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है अशोक। दीपवंश है, इसकी जो रचना है ये किसने की थी? वाचिस्क ने की थी। महावंश के रचनाकार का वर्णन नहीं मिलता है, पता नहीं चलता है। दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है, यानी उज्जैन से करने वाला। कथावथु ये किसकी रचना है? ये मौग्लिपुत्तिस्य की रचना है। और इस रचना के अंदर भी आपको किसकी जानकारी मिलती है? मगध के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए, आगे अपन चर्चा करें। इंडिका पढ़ ली अपने, मुद्रा राक्षस पढ़ ली, बौद्ध ग्रंथ पढ़ लिए और अब अपन बात करेंगे जैन ग्रंथों के बारे में। जैन ग्रंथ देखिए साहब, जैन ग्रंथ हैं या जैन साहित्य हैं। कल्पसूत्र किसके द्वारा? भद्र बाहु के द्वारा। परिशिष्ट पर्वन ये रचना किसकी है? हेमचंद्र सूरी की है। भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की जानकारी इसके अंदर दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे अन्य साक्ष्य क्या क्या है? अन्य साक्ष्य पुराणों के अंदर जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर है सोमदेव का, इसमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। वृहत कथा मंजरी ये है क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस है, ये है विशाख दत्त की, इससे अपने को जानकारी मिलती है। और 9वीं सदी में मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज के द्वारा टीका लिखी गई। किसके ऊपर? मुद्रा राक्षस पे। तो देखिए जैन साहित्य हैं। जैन साहित्य से अपने को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से साहित्य? कल्पसूत्र भद्रभाव के द्वारा लिखा गया, परिशिष्ट पर्मन हेमचंद्र के द्वारा, और भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अन्य साक्ष्य देखिए, पुराणों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। कथा सरित सागर सोमदेव का है। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। और 9वीं सदी में मुद्रा राक्षस पे ढूंढीराज ने टीका लिखी थी। यानी इन ग्रंथों से भी अपने को कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
अब देखिए विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण देखें सब। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण में देखें नियार्कस है। नियार्कस सिकंदर के जाजी बेड़े का सेनापति था। जाजी बेड़े का सेनापति, और सिंधु और फारस के मध्य रास्ता खोजने के लिए आया था। 2 नंबर पे देखिए और क्या क्या इसमें बात है। मेगस्थनीज आता है 2 नंबर पे। मेगस्थनीज 3 नंबर पे देखिए स्ट्रेबो आता है 64 से 19 ईसा पूर्व। स्ट्रेबो का समय था और इसकी रचना भूगोल है। स्ट्रेबो की रचना भूगोल है। नेक्स्ट अपन देखें तो चौथे नंबर पे है डियोडोरस। डियोडोरस है, ये 36 ईसा पूर्व का इसका समय है और इंडिका पर आधारित वर्णन किया इसने। और भारत विषयक वर्णन इसका है, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्रारंभिक है यात्रियों में। अब है पिलनी है, ये 75 ईस्वी में आया और इसकी रचना है नेचुरल हिस्ट्री जो है ये पिलनी की रचना है। इसने रोम द्वारा भारत से विलासिता की वस्तुओं पर किया गया खर्च, सोना चांदी, इस पर आंसू बहाए हैं। अब देखिए 6ठे नंबर पे आपका है एरियन देखें 130 से 172 ईस्वी एरियन का समय था। सिकंदर के अभियान में था, ये सिकंदर के साथ में आया था, सिकंदर के अभियान में था और सामाजिक जीवन का अच्छा वर्णन करता है। भारत में सामाजिक जीवन का अच्छा वर्णन कौन करता है? एरियन करता है। देखिए विदेशी विवरण से अपने को मौर्य साम्राज्य में जानकारी मिलती है। क्या क्या? नियार्कस है, ये सारे के सारे क्रमशः बता रहा हूं भी, क्रमशः ध्यान कर लेना। यहाँ पर नेट से क्वेश्चन उठा हुआ है, नेट से यूपीएससी में भी आने की संभावना है। देखिए नियार्कस की अपन बात करें तो सिकंदर के जाजी बेड़े का सेनापति था। भारत में पहला विदेशी विवरण इसके द्वारा दिया गया मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर मेगस्थनीज आता है, मेगस्थनीज के बारे में सारी बातें कर ली। फिर स्ट्रेबो है, इसकी रचना है भूगोल। नेक्स्ट देखिए डायोडोरस है, इसकी जो ये इंडिका के आधार के ऊपर वर्णन करता है और इंडिका के आधार के ऊपर वर्णन करने वाला भारत विषय पर सबसे प्रारंभिक वर्णन है इसका। भारत विषय पर सबसे प्रारंभिक वर्णन किसका है? डियोडोरस का है। पिलनी की रचना है नेचुरल हिस्ट्री, अच्छा क्वेश्चन है। ये रोम द्वारा और भारत से विलासिता की वस्तुएं मंगवाई जाती थी और इस पर सोना और चांदी खर्च किया जाता था। बार्टर सिस्टम था, विनिमय प्रणाली थी। तो भारत से रोम जो विलासिता की वस्तुएं मंगवाता था उसके लिए सोना चांदी खर्च करता था इसके लिए। और पिलनी है, ये खेद प्रकट करता है
यानी आंसू बहाता है। एरियन की अपन बात करें तो देखिए सिकंदर के अभियान दल में ये सिकंदर के साथ था और यह है भारत के सामाजिक जीवन का क्या करता है, वर्णन करता है। नेक्स्ट देखें, आगे देखिए आप, एरियन हो गया। एरियन के बाद में प्लूटार्क है। प्लूटार्क है, इसके विषय में देखिए, इसने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा और कहा कि चंद्रगुप्त है, इसने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखिए, जस्टिन है। जस्टिन के बारे में देखिए, इनकी रचना है सार संग्रह है, इनकी रचना है जस्टिन की। और जस्टिन का कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी दास्ता का जुआ सेंड्रोकोटस की मदद से उतार फेंका। सेंड्रोकोटस की मदद से यानी चंद्रगुप्त की सहायता से उतार फेंका। चंद्रगुप्त या सेंड्रोकोटस की मदद से उतार फेंका। और इसी जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा। चंद्रगुप्त पढ़ेंगे तब इनकी और तमाम डिटेल से भी बात कर लेंगे अपन। विदेशी विवरण में प्लूटार्क है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा और इसका एक कथन है कि एंड्रोकोटस ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को क्या कर दिया, रौंद डाला। अब अपन बात करते हैं जस्टिन के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो जस्टिन की पुस्तक है सार संग्रह इसकी पुस्तक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद में भारत ने अपनी दास्ता का जुआ सेंड्रोकोटस की मदद से उतार फेंका। ये किसका कथन था, जस्टिन। और किसके बारे में है, चंद्रगुप्त के बारे में। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा है, डाकुओं की सेना कहा है। तो सब ये जो बातें थी, ये सारी की सारी बातें कौन से साहित्य की बात होगी, साहित्यिक स्रोत की बात होगी, मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब जो अगली अपनी जो क्लास होगी वो होगी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो अगली अपन क्लास देखेंगे, वो देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। धन्यवाद।